वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड। फर्श पर पड़े उसे लेटर को उठाकर जैस्मिन ने पढ़ना शुरू किया, मगर वो लेटर तो शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि उस लेटर में किसी ने बड़े बड़े 2 शब्द लिखे थे, नीचे आओ। जैस्मिन, जो कि थोड़ा बहुत अपनी प्रोटेक्शन के लिए कराटे जानती थी, इसलिए वो बिना डर के अपने अपार्टमेंट को लॉक करके नीचे पार्किंग में आ गई। वहां उसने एक ब्लैक कार को देखा, जिसमें बैठा शख्स कार की हेडलाइट्स को बार बार जला और बुझा रहा था। जैस्मिन उस ओर गई। उस कार के ऑनर ने जैस्मिन के लिए दरवाजा खोला। जैस्मिन उस कार के अंदर बैठ गई। जैस्मिन को कार में बैठने से पहले लगा था कि ये शायद उसके द्वारा हायर किया हुआ डिटेक्टिव होगा, जिसको वो पहले भी काफी बार ऐसे ही मिल चुकी थी। मगर जब उसने अपने सामने एक अनजान आदमी को देखा, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल की थी, उसके पहनावे से वो काफी रिच लग रहा था। उस आदमी ने हैरान परेशान जैस्मिन की ओर एक सूटकेस सरकाया और कहा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस आदमी की बात सुनकर जैस्मिन अपने सेंसेस में आई और उसने पूछा, आप कौन है और मुझे आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं? उस आदमी ने एक फोटो अपनी जेब से निकाला और उसे जैस्मिन को दिखाते हैं। कहा, तुम पहले एक रिच फैमिली के बेटे की कायर टेकर रह चुकी हो, साथ ही साथ तुम काफी अच्छी एक्ट्रेस भी हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी एक खास काम के लिए जरूरत है। और वो खास काम? जैस्मिन ने उस आदमी को बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछा। उस आदमी ने अभी भी शांत लहजा बरकरार रखते हुए कहा, ये फोटो में जो बच्चा है, इसका नाम ईश्वरी है और ये मेरे इकलौते बेटे की औलाद है। तुम्हें मेरे बेटे के घर जाकर ये पता करना होगा कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड लड़का है या लड़की। जैस्मिन ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक बच्चे के ग्रैंडफादर को ही नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। इसलिए वो उस आदमी से कुछ सवाल करना चाहती थी, मगर जब उसने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो कि अपनी पॉकेट से गन निकल रहा था, इसलिए वो चुप रह गई। उस आदमी का नाम डेनियल था। उस आदमी ने अपनी गन को अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, हजारों लड़कियों में से मैंने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है, तो चाहकर भी तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकती और ना ही तुम यहाँ से कहीं भाग सकती हो। और रहा सवाल, मैंने तुम्हें क्यों चूज किया है, तो तुम जानती ही हो कि तुम एक अच्छी एक्टर हो जिसकी मुझे जरूरत है। जैस्मिन वैसे तो डैनियल की धमकी से डरने वाली नहीं थी। वो चाहती तो डैनियल को मुंह चार तोड़ जवाब दे सकती थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम मुझे कब आपके बेटे के घर जाना होगा? डैनियल ने कहा, तुम्हें वहाँ कल सुबह ही निकलना होगा। मेरा ड्राइवर तुम्हें वहाँ ले जाएगा, इसीलिए अभी अपना लगेज पैक कर लो और ध्यान रहे, मेरे बेटे को तुम्हारे और मेरे बीच हुई इस डील की भनक नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर डैनियल वहाँ से अपनी कार लेकर चला गया। जैस्मिन पैसों को लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गई। उसने उन पैसों को ड्रॉर में छुपा कर रखा। उसने फिर जल्दी से प्रशांत को कॉल किया। प्रशांत ने कॉल पिक करते ही कहा, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए एक नई जॉब तलाश कर रहा हूँ। मिस्टर प्रशांत, आप जानते हैं आज मुझे 10 करोड़ रुपए मिले तो अब मुझे जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैस्मिन ने स्माइल करते हुए कहा। प्रशांत ने ये सुन हैरान होकर कहा, व्हाट, 10 करोड़? ये तुम्हें किसने दिए? तुम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई हो जैस्मिन? मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। जैस्मिन ने कहा, प्रशांत, एक्चुअली आज मैं एक आदमी से मिली जो कि चाहता है कि मैं उसके बेटे के घर जाऊं और पता करूं कि उसके घर में जो बच्चा है वो लड़का है। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों उसने मुझे इतने से काम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए? मुझे लगता है कि वो बुढ़ा काफी पुराने ख्यालातों का होगा, जो सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रैंड सन चाहता होगा, इसीलिए चेक करना चाहता होगा। प्रशांत ने अनुमान लगाया। जैस्मिन ने कहा, व्हाटएवर, मुझे तो ये पूरी फैमिली ही अजीब लग रही है, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो मुझे आज शूटिंग पर मिला था। प्रशांत ने हंसते हुए, क्या बात है, तुम उसे भूल नहीं पा रही हो? नहीं, मैं उसे भूलना भी नहीं चाहती जब तक कि मैं उसे एक अच्छा सबक ना सिखा दूं, जैस्मिन ने कहा। फिर प्रशांत ने टॉपिक चेंज करते हुए, क्या तुम उस बुढ़े के लिए कम करोगी? जैस्मिन ने कहा। प्रशांत, मैं कल ही उस आदमी के बेटे के घर जा रही हूँ, तो तुम ये पैसे कल किसी ट्रस्ट में डोनेट कर देना। और हाँ, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसे घर में जाने के लिए एक वजह मिल गई है। प्रशांत ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि वो बच्चा शायद लड़का हुआ था, वो शायद तुम्हारा बेटा ना निकले। ओह गॉड, काश मेरे मुंह से निकली ये बात सच निकली और जल्दी से मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे इन बोरिंग डेट्स पर ना आना पड़े। तुम सुन रही हो ना मेरा दर्द? इतना सब सुनकर जैस्मिन ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया और वो फिर रोसलीना की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। वैसे तो उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, क्योंकि वो 5 सालों में कभी किसी फंक्शंस को अटेंड करने नहीं गई थी, और यहाँ तक कि उसका प्रशांत के अलावा कोई दोस्त भी नहीं था। और जब भी वो प्रशांत की फैमिली के किसी फंक्शंस में गई थी, तो प्रशांत की दादी ने उसके लिए ड्रेस अरेंज की थी, जिन्हें जैस्मिन वहीं छोड़ आती थी। इसीलिए वो काफी कंफ्यूज थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दोस्त समिता ने उसे एक ड्रेस काफी टाइम पहले गिफ्ट की थी।
जैस्मिन ने अलमीरा से ड्रेस को निकाला, जो कि पीच कलर की एक बहुत ही लाइट वेट ड्रेस थी, जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी थी। इसीलिए जैस्मिन उसके ऊपर एक व्हाइट शॉल कैरी कर लिया, क्योंकि आज दिन में भीगने की वजह से उसे ठंड भी लग गई थी। अपने खूबसूरत बालों का बन बनाने के बाद वो अपार्टमेंट से निकली और एक कैब को करके वो स्मिथ हाउस के लिए निकल गई। स्मिथ हाउस के सिक्योरिटी गार्ड उसे बचपन से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। पार्टी हॉल में एंटर करते ही सभी लोगों की नजरें उसके ऊपर थी, क्योंकि पूरी पार्टी में एक वही लड़की थी जिसने काफी सिंपल ड्रेस कैरी की हुई थी। उसके ऊपर उसने एक शॉल भी लिया हुआ था। जहां ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने अपनी खूबसूरत बॉडी को दिखाने के लिए रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, वही जैस्मिन, जो कि फुल बॉडी कवर्ड ड्रेस पहनने के बाद भी उसने शॉल कैरी किया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे पर हंस भी रहे थे। जैस्मिन उन सभी लोगों की बिल्कुल परवाह ना करते हुए जल्दी से एक जगह पर पहुंची और वहां जाकर उसने जल्दी से गुलाब के फूलों का बुके रोजलिना को दिया, जिसे उसने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया था। उसे बुके को हाथ में लेने के बाद रोसलिना नीचे से लेकर ऊपर तक जैस्मिन को ध्यान से देखने लगी। तभी उसने उस बुके को कस कर पकड़ा और फिर वो चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से सबका ध्यान उस ओर गया। तो आखिर क्या करने वाली है रोसलिना? और क्यों जैस्मिन अब स्मिथ हाउस में नहीं रहती? क्या अलीना ने जैस्मिन से उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था? रोसलिना अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाई, मॉम देखो, दीदी ने मुझे बुके में रोजेस के साथ कांटे भी पैक करके दिए हैं ताकि मैं घायल हो जाऊं। अलीना ने जब रोसलिना की आवाज सुनी तो वो भागकर उधर गई जहां रोसलिना ये सब तमाशा कर रही थी। उसे कोई कांटा नहीं लगा था। ये बात जैस्मिन को भी पता थी, क्योंकि उसने खुद एक एक गुलाब के फूल से कांटे निकाले थे, तो इसीलिए उसे पता था कि रोसलिना नाटक कर रही है। मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वहीं रोसलिना की दोस्त उसे जैस्मिन पर इल्जाम लगाते देख जैस्मिन की ओर उसे सबक सिखाने के लिए बढ़ाने लगी। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि रोसलिना को कोई चोट आई भी थी या नहीं। अलीना ने जब अपनी बेटी के हाथ को देखा जहां से कोई खून नहीं निकल रहा था, तो उसने दबी आवाज में रोसलिना को फटकार लगाई, नालायक, यहाँ नाटक मत करो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें बिना किसी तमाशे के बस उसके कुछ बाल लेने हैं। रोसलिना ने कहा, मॉम आप हमेशा मुझे डांटने लग जाती है, पहले मेरा प्लान तो सुनो। अलीना ने पूछा, और वो क्या प्लान है तुम्हारा? रोसलिना ने कहा, मॉम मेरी फ्रेंड्स उस जैस्मिन को मार मार कर उसकी चटनी बनाने वाली है, तो क्या लगता है आपको इससे हमें उसका एक बाल नहीं मिलेगा? अलीना ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मगर उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और हाँ, जल्दी से ये तमाशा बंद करो, क्योंकि मिस्टर वी के रायजादा यहाँ आने वाले हैं, और अगर उन्होंने जैस्मिन का चेहरा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रोजलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम मुझे नहीं लगता कि मेरी दोस्त उसके चेहरे को पहचाने लायक भी छोड़ने वाली है। आखिर मैंने सालों तक अपनी दोस्तों को इतने महंगे गिफ्ट दिए हैं, तो क्या वो मेरे लिए दीदी से लड़ नहीं सकती? अलीना को अपनी बेटे की प्लान सुनकर लग रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, इसीलिए वो वहां से चली गई। मगर तभी रोसलिना के सामने एक ऐसा शख्स आया जिसे देखकर रोसलिना के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह से निकला, ये प्रशांत यहाँ कैसे आया? प्रशांत रोसलिना को देखकर उसके पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुके रोसलिना को दिया। रोसलिना ने एक फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए उसे थैंक्स कहा। फिर उसकी नजर जैस्मिन पर गई, जो कि प्रशांत के पीछे खड़ी थी। वो सभी लड़कियां जो जैस्मिन को सबक सिखाने वाली थी, वो प्रशांत को देखकर बस उसे देखती ही रह गई थी। उन्हें इस तरह प्रशांत को घूरता देख रोसलिना को गुस्सा आया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने एक लंबी गहरी सांस ली, मगर तभी उसने महसूस किया कि उसकी नाक में कहीं से लिली की तेज फ्रेग्रेंस आई, जिससे उसे एलर्जी थी, जिस वजह से वो छिकने लगी। ये फूल प्रशांत ने उसे दिए थे। प्रशांत जानता था कि उसे लिली के फूलों से एलर्जी है, और ऐसा करके वो उसे एक सबक सिखा सकता था, इसीलिए ही उसने लिली के फूलों का बुके उसे दिया था। वहीं रोसलिना को काफी देर तक चिकता देखकर जैस्मिन ने घूर कर प्रशांत को देखा। प्रशांत ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, क्या ये इसके लिए बेटर गिफ्ट नहीं है? जैस्मिन ने कहा, तुम्हें मेरी बहन को तंग करने का कोई हक नहीं है। प्रशांत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वही बहन जिसने तुम्हें इंसल्ट करने के लिए पार्टी में बुलाया है। प्रशांत, ये मेरा फैमिली मैटर है, जैस्मिन ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रशांत ने एक आह भरते हुए कहा, ओह गॉड, काश मैं ही तुम्हें अडॉप्ट कर लेता। वैसे भी तुम मुझसे शादी तो कर ही नहीं रही हो, शायद तुम्हें अपनी स्टेप सिस्टर ही बनाकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता। ये सुनकर जैस्मिन ने अपने चेहरे पर फेक स्माइल चिपकाते हुए उसे कहा, चले बिग ब्रदर। प्रशांत ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे अरे मेरा इस तरह भी दिल मत तोड़ो ब्यूटीफुल, कहकर उसने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। रोसलिना, जो कि काफी देर से छींक रही थी, वो जैस्मिन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ आगे किया ताकि वो जैस्मिन के बाल पकड़ ले।
मगर प्रशांत ने ये देख लिया था, इसलिए उसने जैस्मिन को एक झटके से आगे खींच लिया, जिसकी वजह से रोसलिना उसके बाल नहीं पकड़ पाई और वो अपनी ऊंची हील की वजह से वहां नीचे गिर गई। प्रशांत अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। कुछ हो देर में जैस्मिन और प्रशांत दादाजी के कमरे में थे। दादाजी के उस कमरे में एक बड़ा सा पियानो रखा था और उसी के सामने दीवार पर दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। 4 साल पहले ही उसके दादाजी की डेथ हो चुकी थी। मरने से पहले उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो जैस्मिन के बेटे को एक बार देख पाएं, मगर ये उनके जीते जी पॉसिबल नहीं हो पाया था। दादाजी के बारे में सोच जैस्मिन उदास हो गई और उसने उस पियानो पर अपना हाथ फेरा। जब भी वो अपने दादाजी से मिलती थी तो वो उनके लिए पियानो प्ले किया करती थी। जैस्मिन को उदास देख प्रशांत ने उसे चेयर पर बैठाया और उसके कान के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बार प्लीज पियानो प्ले करोगी? प्रशांत की रिक्वेस्ट सुनकर जैस्मिन ने अपनी खूबसूरत उंगलियों को पियानो पर रखा और पियानो प्ले करने लगी। एक प्यारी सी धुन को प्ले करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो म्यूजिक में खो गई। अचानक वो जिस सैड ट्यून को प्ले कर रही थी उसने उसे बदल दिया और वो एक जॉयफुल ट्यून में आ गई, जिस ट्यून को उसने पहले कभी नहीं बजाया था। उसी ट्यून के साथ उसके आंखों के सामने एक दृश्य आ गया, जिसमें वो एक जंगल के बीचों बीच बैठकर ऐसे ही पियानो प्ले कर रही थी और एक लड़का जिसकी खूबसूरत नीली आंखें में देखते हुए जैस्मिन मुस्कुरा रही थी। वो लड़का बार बार जैस्मिन के बालों को उसके कान के पीछे कर रहा था, मगर जैस्मिन की नजरें उस हैंडसम लड़के की हरकतों पर ही थी। वो लड़का उसके बाल बांधने के बाद कहीं गया और अपने दोनों हाथों में फूल भरकर जैस्मिन के सामने आ गया। फिर उसने उन सभी फूलों को जैस्मिन के ऊपर बिखेर दिया और फिर वो भागने लगा। जैस्मिन भी हंसते हुए भागने लगी। तभी उसने देखा कि उस और लड़के को 4 आदमियों ने पकड़ लिया और उसको जैस्मिन की आंखें के सामने उसे कुछ इंजेक्ट करने लगे। वो लड़का बार बार जैस्मिन का नाम पुकार रहा था। आखिर में जैस्मिन उस ख्वाब से बाहर आई और उसने धीरे से कहा, अवे। इतना कहकर उसकी उंगलियां रुक गई। प्रशांत जो वहां एक दीवार से सटकर खड़ा था, उसने जब जैस्मिन के चेहरे पर आए अजीब एक्सप्रेशंस को देखा तो वो बोला, क्या हुआ जैस्मिन? प्रशांत, क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी किसी जंगल के बीच पियानो प्ले किया है? कंफ्यूज्ड जैस्मिन ने पूछा। प्रशांत ये सुनकर हंसा और फिर बोला, जैस्मिन, जंगल में पियानो की आवाज नहीं, खूंखार जानवरों को आवाज आती है। जैस्मिन ने ये सुनकर खुद से कहा, मतलब वो तुम नहीं थे तो फिर वो कौन था जिसकी नीली आंखें बार बार मेरे सपनों में आती हैं? और क्या ये सब बातें मेरे अतीत की ओर इशारा करती हैं? ये बात जैस्मिन ने काफी धीरे से कही थी, मगर प्रशांत ने ये सुन लिया था, इसलिए वो जैस्मिन के पास आया और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, जैस्मिन, तुम्हारा अतीत जैसा भी हो, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि अतीत में तुम्हें किसी से प्यार ना हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं। जैस्मिन ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी से प्यार किया था या नहीं। मुझे जो चीज याद है वो बस मेरा बेटा है। जैस्मिन, क्या हो अगर तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर ले जाने वाला शख्स तुम्हारे बच्चे का ही पिता हो तो? प्रशांत ने ये कह तो दिया, मगर ये कहते ही उसे अपने शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ, जैस्मिन को खो देने के डर का एहसास। प्रशांत के सवाल का जवाब देने की बजाय जैस्मिन ने फिर से पियानो प्ले करना शुरू कर दिया। वो अपनी यादों में आए उस व्यक्ति के बारे में और जानना चाहती थी, इसीलिए ही उसने वही ट्यून प्ले की और फिर से कहीं खो गई। प्रशांत उससे काफी कुछ कहता रहा जिसे जैस्मिन बिल्कुल नहीं सुन रही थी। ये जानकर कि जैस्मिन उसकी बातें नहीं सुन रही है तो वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए उस रूम से निकल गया। वहीं पार्टी में आए सभी गेस्ट्स ने जब इतने अच्छे से किसी को पियानो प्ले करते सुना तो वो हर किसी से पूछने लगे कि आखिर पियानो कौन प्ले कर रहा है। रोसलिना, जो कि जानती थी कि इस तरह पियानो जैस्मिन ही प्ले किया करती थी, जिससे कि वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी, और आज भी उसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता देख रोसलिना को गुस्सा आने लगा। अलीना के पास आकर रोसलिना ने फ्रस्ट्रेटिंग आवाज में कहा, मॉम, आई एम सॉरी, मैं जैस्मिन के बाल नहीं ले पाई। अलीना ने कहा, हाँ, मैं जानती थी कि तुमसे कोई भी काम नहीं होगा। रोसलिना ने ये सुनकर अपनी मोम की बाजू पकड़ी और बोली, मोम, मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पहले उस जैस्मिन का कुछ करो। ये पियानो वही प्ले कर रही है और सब लोग उसी की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि सब लोगों को पता चले कि वो चुड़ैल इतनी टैलेंटेड है। अलीना ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर अलीना अपने गाउन को संभालते हुए स्टेज पर गई और होस्ट से माइक लेकर उसने केक कटिंग करने की अनाउंसमेंट की। इसी के साथ उसने बैकग्राउंड में काफी लाउड म्यूजिक प्ले करवा दिया, जिसकी वजह से लोगों को अब पियानो की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। वहीं उस बर्थडे पार्टी में डॉक्टर पार्थ डॉक्टर भी आए हुए थे, जो अभी भी ड्रिंक करते हुए पियानो की आवाज को सुनना चाहते थे। इसीलिए वो उस आवाज की ओर चले गए। एक कमरे के बाहर आकर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर उन्होंने खूबसूरत लड़की को पियानो प्ले करते हुए देखा। जब उन्होंने उस लड़की की ड्रेस को देखा तो वो हैरान रह गए
और वो अपने हाथ में लिए वाइन ग्लास को एक टेबल पर रखकर आगे बढ़े और उन्होंने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शमिता, ये तुम हो। वहीं जब जैस्मिन ने अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने अपना सिर उठाकर पार्थ के चेहरे को देखा। पार्थ को उस रूम में देखकर जैस्मिन हैरान रह गई। डॉक्टर पार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जैस्मिन ने कहा, एक मिनट, अभी आपने किसका नाम लिया? इससे पहले कि डॉक्टर पार्थ कुछ कह पाते, उस रूम में प्रशांत अपने हाथ में ड्रिंक लेकर दाखिल हुआ। जैस्मिन, माय डार्लिंग, देखो मैं आ गया। पार्थ ने प्रशांत को देखते हुए कहा, मिस्टर प्रशांत, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं पियानो की आवाज सुनकर यहाँ आ गया था। प्लीज आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। एक दीवार से सटकर उसने किसी को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ से ईश्वरी की आवाज आई, अंकल, क्या आपने प्यारी दीदी को ढूंढ लिया? ईश्वरी ने बेचैन होकर पूछा। जब से वो जैस्मिन से मिली थी उसने तब से पार्थ को परेशान किया हुआ था। पार्थ भी अपनी नन्ही बहन की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए उसने जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश की थी और आज उसे जैस्मिन मिल भी गई थी। मगर वो घबराहट की वजह से उससे बात नहीं कर पाया था। पता नहीं क्यों, मगर उसे जैस्मिन से काफी डर लगता था। जैस्मिन का ऑरा देखकर डॉक्टर पार्थ को लगता था कि जैस्मिन ही वो इकलौती लड़की है जो उसके अंकल अविनय कपूर की वाइफ बन सकती है। इसलिए वो ईश्वरी के जैस्मिन से दोस्ती करने के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था और उसे जैस्मिन के बारे में बताने के लिए काफी एक्साइटेड था। इसी एक्साइटमेंट में वो कॉल पर बोला, हाँ, मैंने मिस जैस्मिन को इस पार्टी में देखा, मगर मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में उनसे बात नहीं कर सका क्योंकि मिस जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। डॉक्टर पार्थ की ये बात सुनकर थोड़ी देर तक ईश्वरी खामोश रही। फिर वो कुछ सोचकर बोली, क्या प्यारी दीदी का बॉयफ्रेंड डैड से भी ज्यादा हैंडसम है? डॉक्टर पार्थ ने सोचते हुए कहा, लगता तो है। वैसे तुम खड़ूस अंकल से मिस जैस्मिन के बॉयफ्रेंड को क्यों कंपेयर कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खड़ूस डैड जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो भी सकता है? पार्थ, भैया प्लीज अभी डैड के बारे में कोई बात मत कीजिए, बिकॉज अभी डैड ने मुझे पनिशमेंट दी है। मैं 3 दिन तक अपने रूम से नहीं निकल सकती। ये कहते हुए ईश्वरी ने अपने छोटे छोटे हाथों को अपने गोल मटोल गालों पर रख लिया। तभी कुछ सोचकर उसने कहा, पार्थ अंकल, आई हैव अ प्लान, बट उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको इसमें मेरा साथ देना होगा, वरना। ठीक है, मैं जानता हूं कि अगर मैंने मना किया तो तुम क्या करोगी, तो अब बताओ मुझे क्या करना है? डॉक्टर पार्थ ने कहा। पार्थ की हाँ सुनकर ईश्वरी के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई और फिर उसने पार्थ को अपना प्लान बताया। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पार्थ जैस्मिन को ढूंढने उस पार्टी में गया। उसने जैस्मिन के पास जाकर अपना फोन दिखाया जिसमें उसने एक वीडियो प्ले की हुई थी। उस वीडियो में अंधेरे कमरे में ईश्वरी बैठी थी। देखकर लग रहा था कि वो काफी उदास थी और किसी ने उसे वहां कैद किया हुआ है। ईश्वरी को इस हालत में देखकर जैस्मिन बेचैन हो गई और उसने अपनी पलकों को उठाकर पार्थ की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने उस बच्ची को कैद किया है? डॉक्टर पार्थ ने जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो मेरी छोटी बहन है। एक्चुअली मेरे अंकल ने उसे कैद किया है क्योंकि उसने अपनी माँ से मिलने की जिद की थी। ये सुनकर जैस्मिन ने कहा, तो क्या उसके डैड उस बच्ची को उसकी माँ से मिलने नहीं देते? डॉक्टर पार्थ ने कहा, दरअसल मेरी छोटी बहन की माँ ही नहीं है, उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। आह, मेरी छोटी बहन को कितनी निर्दयी माँ मिली है। डॉक्टर पार्थ को अफसोस करते हुए देखकर जैस्मिन ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती जब तक कि उसका पति मिस्टर अविनय कपूर की तरह न हो। ये सुनकर पार्थ ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मेरे अंकल बहुत क्रूएल है, पता नहीं मेरी छोटी सी बहन के साथ क्या होगा। जैस्मिन ने उबासी लेकर कहा, सीधे पॉइंट पर आओ और कहो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर ले। पार्थ ने मुद्दे पर आते हुए अपनी बात को कह दिया। कैसा लगा? एपिसोड लाइक करके बताएं।